जिस खंडहर में रहने के लिए बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारकर भेजा था, 6 महीने बाद उसी टूटे मकान के सामने माँ को करोड़ों का चेक लेते देख बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि हर उस एक इंसान की है जिसे बासी वस्तु समझकर एक कोने में फेंक दिया जाता है। लेकिन दुनिया यह भूल जाती है कि सोने पर चाहे कितनी धूल जम जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। बात उस दोपहर की है जब घर में एसी चल रहा था, लेकिन माहौल में गर्मी नहीं, एक अजीब सी ठंडक और तनाव था। मैं यानी सरोज देवी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे सामने मेरा बेटा सुमित और बहू रिया सोफे पर बैठे थे। रिया के हाथ में कैलकुलेटर था और सुमित के चेहरे पर पसीना। माँ, अब और कोई रास्ता नहीं है, सुमित ने मेरी आंखों में देखे बिना कहा। तुम्हें पता है शहर में खर्चा कितना बढ़ गया है, रिया की जॉब भी ठीक नहीं चल रही और बच्चों की स्कूल फीस। हमें इस कमरे की ज़रूरत है, हम इसे पेइंग गेस्ट के लिए देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। मेरे कानों में उनकी बातें पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। जिस घर को बनाने के लिए मैंने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे, आज उसी घर में मेरे लिए एक कमरे की जगह नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मैं कहाँ रहूंगी बेटा, क्या वृद्धाश्रम छोड़ने की सोच रहे हो? अरे नहीं माँ, रिया तुरंत बोल पड़ी, जैसे उसने यह जवाब पहले से रट रखा हो। वृद्धाश्रम तो वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, आपका तो पूरा परिवार है। हमने सोचा कि आप गाँव वाली हवेली में जाकर रहें, पिताजी की यादें हैं वहाँ, खुली हवा है, प्रदूषण नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। गाँव वाली हवेली, वह तो पिछले 15 सालों से बंद पड़ी थी। वह एक पुराना जर्जर मकान जिसे मेरे पति अपनी आखिरी निशानी मानकर बेचना नहीं चाहते थे। वहाँ न बिजली का ठिकाना था, न पानी की सही व्यवस्था। वो लोग मुझे वहाँ भेज रहे थे जहाँ इंसान तो क्या, परिंदे भी घोंसला नहीं बनाते। मैंने सुमित की तरफ देखा, मुझे उम्मीद थी कि वो मना करेगा, वो कहेगा कि नहीं रिया, माँ उस टूटे घर में कैसे रहेगी। लेकिन सुमित ने बस सिर झुका लिया और धीमे से बोला, हाँ माँ, रिया सही कह रही है, यहाँ तुम भी बोर होती हो, वहाँ जाकर थोड़ा आराम मिल जाएगा, हम हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, वो रिया की ज़रूरतों और अपनी मजबूरियों का गुलाम हो चुका था। मैंने कोई बहस नहीं की, न रोई न चिल्लाई, बस चुपचाप अपना पुराना ट्रंक उठाया जिसमें मेरे पति की तस्वीर और कुछ साड़ियाँ थी। ट्रंक का मतलब संदूक होता है। जाते वक्त रिया ने एक और बात कही, माँ जी, वो हवेली वैसे भी कबाड़ ही है, अगर कोई खरीदार मिले तो बता देना, बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा तो हम यहाँ कार ले लेंगे। मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया, बस टैक्सी में बैठ गई। शहर पीछे छूट रहा था और मेरे आंखों के सामने धुंधला सा रास्ता था। सुमित ने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने की भी हिम्मत नहीं उठाई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही कहानियाँ लाते हैं जो दिल को छू जाए और समाज को आईना दिखाए। खैर, 6 घंटे के सफर के बाद मैं गांव रामपुर पहुंची। हवेली के लोहे के गेट पर जंग लगा था। ताला खोलते ही चमगादड़ों की झुंड बाहर निकला। आंगन में सूखी पत्तियों और धूल का साम्राज्य था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था। वह घर नहीं, भूतिया खंडहर लग रहा था। पड़ोस के एक पुराने काका, गिरधारी काका, लाठी टेकते हुए आए। उन्होंने मुझे पहचाना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मालकिन, आप इतने सालों बाद, और वो भी अकेले, सुमित बाबा नहीं आए? मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं काका, उन्हें काम था, मुझे यहाँ की शांति चाहिए थी, इसलिए आ गई। शुरुआती दिन नर्क से कम नहीं थे। कुएं से पानी खींचना, लालटेन की रोशनी में रात गुजारना और टूटी छत से टपकते पानी की बर्तनों से भरना। लेकिन मेरे पास एक हुनर था जो शहर की भागदौड़ में कहीं दब गया था, मेरे हाथों का स्वाद। मेरे पति को मेरे हाथ का बना आम का अचार और मसालों की खास खुशबू बहुत पसंद थी। गांव में एक और कुछ था नहीं। मैंने वक्त काटने के लिए हवेली के पीछे वाले बाग से कच्चे आम तोड़े और पुराने मर्तबानों को साफ करके अचार डालना शुरू किया। गिरधारी काका ने थोड़ी मदद कर दी। धीरे धीरे उस खंडहर में एक नई महक उठने लगी। सौंफ, कलौंजी और सरसों के तेल की खुशबू ने आसपास के घरों को खींचना शुरू कर दिया। गांव की औरतें आने लगी। किसी ने कहा, चाची, ऐसा स्वाद तो हमारी दादी के हाथ में भी नहीं था। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, बस प्यार बांटा। लेकिन गांव के प्रधान जी का बेटा, जो शहर में ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस करता था, एक दिन गांव आया। उसने मेरे हाथ का बना अचार चखा और हैरान रह गया। चाची, यह अमृत है, शहर में लोग इसके लिए तरसते हैं, उसने कहा। उसने मुझे सलाह दी कि मैं इसे छोटे स्तर पर बेचना शुरू करूं। पहले मुझे डर लगा, इस उम्र में बिजनेस, लेकिन फिर सुमित का वो चेहरा याद आया जिसने मुझे बोझ समझकर निकाल दिया था। मैंने ठान लिया कि अब मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं जीऊंगी। मैंने अपनी जमा पूंजी, जो मैंने साड़ी के तहों में छिपा कर रखी थी, निकाली और मसाला तेल मंगवाया। दादी की रसोई नाम से छोटे छोटे जार पैक होने लगे। प्रधान जी के बेटे ने उसे शहर के बड़े स्टोर्स में रखवा दिया। किस्मत जब पलटती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। मेरा अचार इतना बिका कि डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन हवेली के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। सूट बूट में कुछ लोग अंदर आए। मैं डर गई। मुझे लगा शायद सुमित ने घर बेचने के लिए भेजा है। लेकिन उन लोगों ने में से एक बुजुर्ग आदमी था, मिस्टर सिंघानिया, देश के सबसे बड़े होटल चैन के मालिक। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सरोज देवी जी, मैंने आपके मसालों का स्वाद चखा है। मैं यहाँ सिर्फ अचार खरीदने नहीं आया, मुझे पता है चला है कि यह हवेली और इसके पीछे की जमीन आपकी है। मैं सहम गई। जी, पर यह बिकाऊ नहीं है। मिस्टर सिंघानिया हंसे। मैं इसे खरीदना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ एक हेरिटेज रिसोर्ट बनाएं। लोग यहाँ आए, गाँव का जीवन देखें और आपके हाथ का खाना खाएं।
ज़मीन आपकी रहेगी, मालिकाना हक आपका रहेगा, बस हम पार्टनरशिप करेंगे और साइनिंग अमाउंट के तौर पर मैं आपको अभी 50 लाख रुपए और कंपनी में 20% की हिस्सेदारी देने को तैयार हूँ। मेरा सिर चकरा गया। 50 लाख? मैंने तो 50,000 भी एक साथ नहीं देखे थे। उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सुमित का फ़ोन था। पिछले 6 महीने से उसने शायद दूसरी बार फ़ोन किया था। हाँ माँ, उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट थी। मुझे पता चला है कि वहाँ कोई हाईवे निकल रहा है और ज़मीन के दाम बढ़ गए हैं। तुम किसी भी कागज़ पर साइन मत करना। मैं और रिया अभी निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं वहाँ। उसने फ़ोन काट दिया। उसे मेरी फिक्र नहीं थी, उसे ज़मीन की फिक्र थी। अगले दिन दोपहर तक सुमित और रिया अपनी पुरानी कार से गाँव पहुंचे, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूटी हुई हवेली के बाहर अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। जनरेटर चल रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे और मिस्टर सिंघानिया की टीम मेरे साथ कागजात पढ़ रही थी। सुमित दौड़ता हुआ मेरे पास आया। माँ, ये सब क्या है? ये लोग कौन है? तुमने घर बेच दिया क्या? मैंने मना किया था ना। रिया भी चिल्लाई। माँ जी, आपको अकल नहीं है क्या? ये लोग आपको ठग लेंगे। लाइए कागज हमें दिखाइए। मिस्टर सिंघानिया के वकील ने उन्हें हाथ से रोका। माफ कीजिए, आप लोग कौन है? हम यहाँ कंपनी की चेयरपर्सन सरोज देवी जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। चेयरपर्सन? सुमित के मुंह से हवा निकल गई। मैंने धीरे से पेन मेज पर रखा और अपनी कुर्सी से उठी। मैंने वही साड़ी पहनी थी जो 6 महीने पहले पहनकर घर से निकली थी, लेकिन आज मेरा कद उन दोनों से बहुत बड़ा लग रहा था। सुमित, मेरी आवाज़ शांत लेकिन सख्त थी। यह घर, यह जमीन और यह नया बिजनेस सब मेरे नाम पर है। हाँ तो क्या हुआ माँ? रिया ने फौरन रंग बदला, बिल्कुल गिरगिट की तरह। हम तो आपके ही बच्चे हैं। सुमित, देखा, मैंने कहा था ना, माँ जी बहुत होशियार है। माँ जी, अब हम भी यही रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। शहर वाली नौकरी वैसे भी बेकार है, हम सब साथ मिलकर यह रिसोर्ट संभालेंगे। सुमित ने भी हाँ में सिर हिलाया। हाँ माँ, गलती हो गई जो तुम्हें भेजा। अब हम आ गए हैं ना, लाओ ये लीगल काम मैं देख लेता हूँ। उसने मेरे हाथ से पेन लेने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं सुमित, मैंने सबकी मौजूदगी में कहा, यह कबाड़ अब सोना बन चुका है और सोने को रखने के लिए तिजोरी चाहिए, कचरे का डिब्बा नहीं। क्या मतलब? सुमित का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब यह, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, कि जब मैं एक बूढ़ी लाचार माँ थी तब मेरे लिए तुम्हारे 3 BHK फ्लैट में एक कोना नहीं था। आज जब मैं करोड़ों की मालकिन हूं तो तुम बेटा होने का दावा कर रहे हो। यह हवेली अब एक ट्रस्ट का हिस्सा है। यहाँ गांव की विधवा औरतें काम करेंगी, इज्जत से कमाएंगी। यहाँ किसी लालची बेटे और मतलबी बहू के लिए कोई जगह नहीं है। माँ, तुम हमें निकाल रही हो अपने ही खून को। सुमित ने इमोशनल कार्ड खेला। मैंने तुम्हें नहीं निकाला, मैंने जवाब दिया। तुमने खुद अपने आप को मेरी नज़रों से गिरा दिया है। तुम आज भी मेरे बेटे हो। अगर कभी भूखे रहोगे तो खाना जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस या मेरे घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। जाओ और अपनी उसी दुनिया में रहो जिसे तुमने मेरे ऊपर चुना था। मिस्टर सिंघानी और उनकी टीम ने हैरानी और सम्मान से मुझे देखा। गिरधारी काका ने गर्व से अपनी मूंछों पर ताव दिया। सुमित और रिया वहाँ एक पल भी नहीं रुक पाए। उनकी बेइज्जती वहाँ मौजूद हर मजदूर और वकील के सामने हो चुकी थी। वे अपनी गाड़ी में बैठे और धूल उड़ाते हुए वापस चले गए। उस रात मैंने हवेली के आंगन में बैठकर पहली बार चैन की सांस ली। मेरे पास परिवार नहीं था, लेकिन मेरे पास स्वाभिमान था। और यकीन मानिए, स्वाभिमान की नींद एसी कमरे की नींद से कहीं ज्यादा सुकून देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को कमजोर मत समझो, खासकर उस इंसान को जिसने तुम्हें चलना सिखाया हो। वक्त का पहिया जब घूमता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। अगर आपको भी लगता है कि सरोज देवी ने सुमित को खाली हाथ लौटाकर सही किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अनपढ़ पिता ने अपने कॉर्पोरेट बेटे को बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ाया। आपकी क्या राय है? क्या माँ को बेटे को माफ करके उसे घर में रख लेना चाहिए था, या उसने जो किया वो सही था? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।